नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने एक बार फिर राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम 11 मई को दिल्ली में हुई उस घटना और उसके ठीक बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू ने क्या स्टेप्स लिए, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। देखिए, फोकस सिर्फ इस स्पेसिफिक इंसिडेंट पर ही नहीं होगा, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि ऐसी स्थितियों में इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी यानी संस्थागत जवाबदेही आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए इन डिटेल्स को बिल्कुल आसान और स्ट्रक्चर तरीके से समझते हैं। अब एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया रहाटकर जी का रुख इस पूरे केस में बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध बिल्कुल अस्वीकार्य हैं, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, और कानून के अनुसार इनके खिलाफ तेजी से और सख्ती से निपटना ही चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो एक संस्था के रूप में एनसीडब्ल्यू का ये बयान सिर्फ एक निंदा या कंडेमनेशन नहीं है, ये सिस्टम से एक इमीडिएट एक्शन की डिमांड है। ये बताता है कि आगे का इन्वेस्टिगेशन किस अर्जेंसी और ग्रेविटी के साथ बढ़ने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, द कैटलिस्ट। आखिर 11 मई का वो घटनाक्रम क्या था? पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक, चलिए स्ट्रिक्टली उन फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, बिना किसी सेंसेशनलिज्म के। रात के करीब 11 बज रहे थे। पीतमपुरा की रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला जो एक फैक्ट्री वर्कर हैं, वो सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड के पास खड़ी एक प्राइवेट स्लीपर बस के पास टाइम पूछने आती हैं। कंप्लेंट के अनुसार उन्हें बस के अंदर खींच लिया गया, जहां ड्राइवर और कंडक्टर ने करीब 2 घंटे तक उस मूविंग और स्टेशनरी बस में उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया। इसके बाद उन्हें नैंगलोई के पास फेंक दिया गया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। ये क्रोनोलॉजी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम आगे के पुलिस एक्शंस को समझ सकें। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, इमीडिएट लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन, यानी तत्काल पुलिस कार्यवाही और जांच। सर्वाइवर द्वारा पुलिस को कांटेक्ट करने के बाद कानून ने अपना काम करना शुरू किया। हम सब जानते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में शुरुआती चंद घंटे कितने ज्यादा क्रूशल होते हैं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत प्रोसीजरल कदम उठाए। सबसे पहला स्टेप, सर्वाइवर को तुरंत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल ले जाया गया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। दूसरा स्टेप, इस स्टेटमेंट के आधार पर रानीबाग पुलिस स्टेशन में नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस कहते हैं, उसके गैंग रेप प्रोविजंस के तहत एफआईआर दर्ज की गई। और तीसरा स्टेप, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बस ड्राइवर उमेश और कंडक्टर रामेंद्र को अरेस्ट कर लिया और फॉरेंसिक जांच के लिए उस बिहार रजिस्टर्ड बस को सीज भी कर लिया है। साथ ही रूट के सीसीटीवी फुटेज को भी रिव्यू किया जा रहा है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट यानी संस्थागत निगरानी, और इसमें एनसीडब्ल्यू की एंट्री। जब ऐसी घटनाएं होती है तो एक हायर लेवल मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती ही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने मीडिया रिपोर्ट्स और सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए इस केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी खुद से आगे आके जांच में दखलंदाजी की। और पता है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर सबमिट करने के लिए स्ट्रिक्टली सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया है। सिर्फ 7 दिन। ये कोई आम डेडलाइन नहीं है। ये जवाबदेही तय करने का एक तरीका है कि भाई साहब, इस केस की जांच को लटकाया नहीं जा सकता। 1 हफ्ते के अंदर पुलिस को हर छोटी बड़ी डिटेल एनसीडब्ल्यू को सौंपनी ही होगी। और यही हमारा चौथा भाग है, डिमांड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। इस एक्शन टेकन रिपोर्ट में आखिर मांगा क्या गया है? तो इस एक्शन टेकन रिपोर्ट में एनसीडब्ल्यू ने इफेक्टिवली मांगा क्या है? उन्होंने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की एक पूरी लिस्ट दी है ताकि जांच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। देखिए, एनसीडब्ल्यू को एफआईआर की कॉपी चाहिए और बीएनएस के तहत लगाए गए स्पेसिफिक प्रोविजंस की पूरी जानकारी चाहिए। जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनके कस्टोडियल स्टेटस का करंट अपडेट भी मांगा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंस की क्या प्रोग्रेस है, क्या सबूत कलेक्ट किए गए हैं, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट मांगी गई है। इससे एक बात तो साफ है कि संस्था इन स्ट्रिक्ट क्रिमिनल जस्टिस मैट्रिक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। लेकिन एक सवाल है, क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ आरोपियों को पकड़ने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। एक तरफ है इमीडिएट क्रिमिनल जस्टिस, जिसमें अरेस्ट्स और फोरेंसिक्स आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही जरूरी डिमांड है लॉन्ग टर्म सर्वाइवर सपोर्ट। एनसीडब्ल्यू ने जवाब मांगा है कि सर्वाइवर और उनके परिवार को एग्जैक्टली क्या सपोर्ट दिया जा रहा है। इसमें काउंसलिंग, लीगल एड, पुलिस प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस सब शामिल हैं। यह क्लियरली दिखाता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच की कितनी जरूरत है। अपराधी को सजा दिलाने के साथ साथ सर्वाइवर को वापस जिंदगी जीने का सहारा देना, यह भी तो सिस्टम की ही जिम्मेदारी है ना।
अब बढ़ते हैं 5वें और आखिरी भाग की तरफ, ब्रॉडर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी। सिस्टमिक लेवल पर क्या सवाल उठ रहे हैं? ये पूरी घटना सिस्टम में एक बहुत बड़े लूपहोल की तरफ इशारा करती है, खासकर इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को लेकर। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से सीधे सवाल पूछे हैं। पहला, उस बस ऑपरेटर या ओनर के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? दूसरा, उस सीज्ड व्हीकल के क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए गए हैं या नहीं? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, क्या वो बस दिल्ली की सड़कों पर एक्चुअली कानूनी रूप से चल रही थी? ये क्वेश्चंस इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की जवाबदेही पर निशाना साधते हैं। अगर ओनर या ऑपरेटर की गलती है तो उन्हें भी तो अकाउंटेबल होल्ड किया जाना चाहिए। और देखिए, बात सिर्फ इस करंट केस की नहीं है। एनसीडब्ल्यू ने एक ब्रॉडर डायरेक्टिव भी इशू किया है। उन्होंने उन प्रिवेंटिव मेजर्स की डिटेल मांगी है जिन पर महिलाओं की सुरक्षा बेहतर करने के लिए विचार किया जा रहा है, खासतौर पर लेट नाइट आवर्स में, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट। ये एसेंशियली एक कोशिश है ये इंश्योर करने की कि आगे आने वाले वक्त में लेट नाइट ट्रैवल करने वाली कोई भी महिला असुरक्षित महसूस न करे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद ऐसी ट्रेजेडीज को दोबारा होने से रोकने के लिए एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। हम इन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के तहत आखिर कैसे ला सकते हैं? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जब तक इस सिस्टम में बेसिक स्ट्रक्चरल और वेरिफिकेशन चेंजेस नहीं लाए जाएंगे, तब तक पैसेंजर सेफ्टी की गारंटी आखिर कैसे दी जा सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है।